नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप सभी का एकाग्रता में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम कर रहे हैं यूपीएससी मेंस, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी GS1 कंप्लीट कर चुका है और GS2 कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने फर्स्ट पार्ट था गवर्नेंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग 5 से 6 लेक्चर्स के बीच में हमने शायद किए हैं। और अब हम आ रहे हैं सोशल जस्टिस पे, जिसके अंदर हम कंप्लीट सोशल जस्टिस से रिलेटेड जो भी मेन टॉपिक है वो करेंगे, यानी कि PYQ प्लस उसका थोड़ा स्टैटिक भी करेंगे। राइट, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, ये ज़रूर बता दूं, जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ वो स्टैटिक बेस्ड वो है, PYQ बेस्ड है स्टैटिक। राइट, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर PYQ ओरिएंटेड ही हमको पढ़ाई करनी है, क्योंकि सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है। मेंस का तो सिलेबस डिफाइन है उसमें मेन, बट लैंग्वेज जो है वो थोड़ी ट्रिकी होती है, बस उसको समझना ज़रूरी है। टॉपिक वो सारे उसमें सेम ही होते हैं। तो चलिए एक आज नए सब्जेक्ट के साथ शुरुआत करते हैं, जो हमारा है सोशल जस्टिस। तो अगर हम बात करें कि इसके PYQs क्या आए हुए हैं, राइट, तो PYQ देखो, सबसे पहले हमारा वेलफेयर स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ फॉर सेक्टर्स एंड सर्विसेज। तो ये हमारा सिलेबस का पॉइंट, जिसके अंदर हमारी वेलफेयर स्कीम्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे वनरेबल स्कीम्स हो या फिर एजुकेशन से रिलेटेड हों, या जितने भी स्कीम्स हों, वो एक मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। तो वो हम करेंगे। राइट, और जो कि किससे हों, प्रोटेक्शन ऑफ वनरेबल से हों, वनरेबल सेक्शन, चाहे स्टेट सेंटर परफॉर्मेंस मैकेनिज्म्स लॉज इंस्टीट्यूशंस एंड वाटर। अब देखो इसमें तो इतना सारा लिखा है, ठीक है। अब इससे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा ये तो थोड़ा बताना थोड़ा मुश्किल है। तो हम लेंगे PYQs की मदद, जिसके अंदर हम देखेंगे कि देखो स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। राइट, जैसे कि ये वाला देखो, ये वनरेबल से क्वेश्चन आया है। और जैसे ये आधार कार्ड से क्वेश्चन आया है। और देखो यहाँ देखने को मिल रहा है कि जैसे लॉ, एक ये लॉ से क्वेश्चन है, एक ये लॉ से क्वेश्चन है। अब राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, देखो ये वैसे रिपीट हुआ है, उसके बाद एक भी लॉ से क्वेश्चन नहीं आया है। तो मगर स्कीम से दोबारा रिपीट हो रहा है। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया, ये भी एक तरह से जो स्कीम्स हैं उनको दर्शा रहा है। ये सारी पॉलिसीज़। तो हमारा मेन फोकस जो रहेगा एग्जाम में वो क्या आएगा, मेन पॉलिसीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, उनकी स्कीम्स, ठीक है, जो मेनली किन के लिए होगी, वनरेबल्स के लिए होंगी। तो एक ये थीम पकड़ में आई है हमारे। राइट, दूसरा क्या देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमारा बॉडीज़ जैसे हमारा यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ह्यूमन राइट कमीशन। तो ये जो बॉडीज़ वाला जितने भी आएंगे, जैसे NHRC आ गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आ गया, तो ये जितने भी बॉडीज़ वाले लेक्चर है वो मैं आपको दूंगा पॉलिटी वाले सेक्शन के अंदर। ठीक है, वो पॉलिटी वाले सेक्शन के अंदर दूंगा। इसके अंदर जो अभी आ रहा है हमारा स्कीम्स वाला सेक्शन है। ठीक है, फिर फिर आ जाता है हमारा सोशल सेक्टर एंड सोशल सर्विसेज, जिसके अंदर आता है पहला हमारा हेल्थ, फिर एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, इश्यूज इन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। तो इसमें तो नॉर्मल सिंपल सी है। देखो हेल्थ से रिलेटेड कितने क्वेश्चन है, हेल्थ, एजुकेशन से स्कीम्स तो ऑलरेडी हमने ऊपर देखा है, ह्यूमन रिसोर्स से, प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन से, ठीक है, ये स्कीम्स है, हेल्थ है, ह्यूमन रिसोर्स तो ये तो सिंपल सी बात है कि अगर हम मोटा मोटा ये तीनों ही कर लेंगे तो हमारा काम हो जाना। ठीक है, इसके बेसिस पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं हम वो कर लेते हैं, हमारे ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं वो हो जाएंगे। राइट, और देखते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ अब ये आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स। तो ये वाला जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं हम इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं, तो वो हमारा कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा। जैसे हम उसमें FDI पढ़ते हैं, LPG पढ़ते हैं, GST पढ़ते हैं, पॉलिसीज़ वगैरह, तो DBT भी हम उसके अंदर ही पढ़ते हैं। राइट, तो ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा कहाँ से हो जाएगा, इकोनॉमी से हो जाएगा। राइट, समझ में आया। तो ये मत सोचना कि अरे इसमें तो दे रखा है मैंने करवाया नहीं, वो GS3 में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्यों बार बार रिपीट करना है। तो जो हमारा अभी मेन फोकस होगा वो ये वाला है, और ये वाला, और ये वाला स्कीम्स वाला पार्ट, और जो बॉडी वाला पार्ट है वो मैं आपको पॉलिटी वाले सेक्शन में करवाऊंगा। तो समझ में आया कैसे करने वाले हैं हम इसको, और टॉपिक कौन कौन से हैं। तो फिर चलिए अब मेन शुरू करते हैं, हमारा सोशल जस्टिस क्या होता है, फिर उससे
हल्का जान लेंगे कि ऐसे देखो कोई भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें ऐसे तो कहीं पूछा नहीं है कि भाई सोशल जस्टिस क्या है क्या नहीं है, ठीक है। वो डायरेक्ट सीधा मेन फ्रंट पे आता है कि वनरेबल सेक्शन से रिलेटेड स्कीम्स है, उनको ये प्रॉब्लम है, पब्लिक हेल्थ में ये दिक्कत है और ये प्रॉब्लम है, ठीक है। वो एज सच, बट कॉन्सेप्ट समझने के लिए सोशल जस्टिस क्या होता है, जैसे मैंने आपको गवर्नेंस में समझाया था, वैसे मैं आपको यहाँ पर भी समझा दूंगा, राइट। कि गवर्नेंस क्या होता है, उसके डिफरेंट फीचर्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह, जैसे उसमें मैंने समझाया था। तो क्योंकि क्वेश्चन तो वैसे उसमें भी नहीं बनते हैं, बट हाँ आप एज ए स्टार्टिंग आप व्यू देख रहे हो, समझ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है सामाजिक न्याय, राइट, सोशल जस्टिस। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सोशल जस्टिस, तो पहले आप मैं ये बात कर दूं कि देखो मैं लिखूंगा जल्दी जल्दी, मगर मुंह से करेक्ट बोलूँगा तो स्पेलिंग में कुछ दिक्कत आए या मैं आधी छोड़ दूं तो उस पर ये मत लिखने लग जाना कि भाई पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी, राइट। तो जल्दी लिख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। तो सोशल जस्टिस क्या होता है? सोशल जस्टिस होता है जहां पर देर इज ए एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारा क्या डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसके बेसिस पे? कास्ट, रिलीजन, सेक्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के, यानी कि रिसोर्सेज के वितरण में कहीं ना कहीं हमारे क्या ना हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं हम? सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। क्यों? अब इसको क्यों कहेंगे सामाजिक न्याय? क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा? देयर विल बी अ सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता होगी, सोशल इक्वालिटी होगी। सेम अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा तो क्या होगा? दो चीज होंगी इसमें, होगा हमारा, एक होगा हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ और क्या होगा हमारा? इकोनॉमिक इक्वालिटी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो रिसोर्सेज, तो यहाँ पर इकोनॉमिक इक्वालिटी भी होगी, हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। जब इकोनॉमिक होगी तो हमारे सबका इंक्लूसिव ग्रोथ भी होगा, ठीक है। और ये दोनों मिलकर क्या प्रोवाइड करेंगे हमारा? ये सोशल एम्पावरमेंट करेंगे। तो कैसे पता चला कि जो सोशल जस्टिस है क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ सोशल एम्पावरमेंट के लिए। क्योंकि जो सोशल जस्टिस है वो क्यों रोकता है? वो डिस्क्रिमिनेट करने से रोकता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन खत्म होने से हमारा सोशल इक्वालिटी प्रमोट होगी और वहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होने से हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ और इकोनॉमिक इक्वालिटी आएगी, राइट। समझ में आया कि सोशल जस्टिस एक्चुअल में है क्या? नोट कर लेना, काम आ जाएगा। तो सोशल जस्टिस हर उस क्वेश्चन से लिंक करके पूछा जा सकता है जहां पर भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, चाहे वो हमारा टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, जहां पर डिजिटल डिवाइड देखने को मिलता है, राइट, वहां पर भी देखने को मिलेगा। जहां पर हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होगी, वहां पर भी देखने को मिलेगा। जहां पर प्राइवेटाइजेशन या फिर मार्केटाइजेशन की बात होगी। क्यों प्राइवेटाइजेशन और मार्केटाइजेशन की बात क्यों होगी? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो प्राइवेटाइजेशन है और मार्केटाइजेशन है वो किसको सपोर्ट करता है? वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है। और जो कैपिटलिज्म है उसका मेन फोकस प्रॉफिट पे होता है, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवाएं और पैसा कम दें, और क्या उनका मेन क्या काम क्या है? प्रॉफिट निकलवाना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जो डिस्क्रिमिनेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जब डिस्क्रिमिनेशन होगा, ठीक है, तो एक दबके का ग्रोथ होगा, यानी कि मान लो उनको काम निकलवाना है एक, अगर मैन प्लस वुमेन है, ठीक है, अगर किसी एक कंपनी को ज़्यादा काम निकलवाना है तो वो आदमी को रखेगी, वुमेन को रखेगी? ऑब्वियस सी बात है आदमी को रखेगी, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत वाला टाइम तक काम कर सकता है। रीज़न भी यही है, ठीक है। और जो आजकल जो प्रॉब्लम फेस कर रही है कि विमेन को छुट्टियां भी चाहिए, जो बोला है ना कि पैटर्निटी लीव 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ की इनको लीव भी चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में कितना तो डिस्क्रिमिनेशन होता नहीं होता है विमेन के साथ? तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, राइट। तो जो कैसे प्राइवेटाइजेशन और मार्केटाइजेशन जो क्या करते हैं, हमारा कहीं ना कहीं प्रॉफिट ड्रिवन होते हैं, जिसकी वजह से हमारा सोशल जस्टिस इंपैक्ट होता है।
तो हम ऐसे तो क्वेश्चन भी ऐसे ही क्वेश्चन लिंक करके पूछा जाएगा कि मार्केटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, तो हल्की फुल्की आपको झलक दिख जाएगी क्वेश्चन के अंदर भी कि कहाँ मार्केटाइजेशन है, कहाँ प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड पूछ रहा है, कहाँ ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड करके पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चाहे वहाँ वर्ड सोशल जस्टिस ना लिखा हो, वहाँ पर वनरेबल सेक्शन लिखा हो। ठीक है, वहाँ पर वनरेबल्स लिखा हो, वहाँ पर लिखा हो अनप्रिविलेज्ड क्लास, जो ग्लोबलाइजेशन से ज़्यादा अनप्रिविलेज्ड क्लास क्या हो रहे हैं, इम्पैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, वहाँ वर्ड सोशल जस्टिस नहीं है बट अनप्रिविलेज्ड क्लास है। ठीक है, तो हम ये सोशल जस्टिस उनके लिए तो कर रहे हैं जो कि हमारे क्या है, वनरेबल्स हैं, अनप्रिविलेज्ड क्लास हैं। ठीक है, विमेन हैं, ठीक है, एससी हैं, एसटी हैं, राइट, डिसेबल्ड हैं, तो उनके लिए हम बात कर रहे हैं सोशल जस्टिस की। तो समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। तो चलिए हम करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू, राइट। पहला क्वेश्चन है हमारा, देख ये तो प्रेशर ग्रुप है, हाँ, सोशल जस्टिस। देखो पहला क्वेश्चन भी हमारा है वनरेबल से रिलेटेड, वनरेबल एंड बैकवर्ड कम्युनिटी। तो पहला हम क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन क्या है, डू गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर अपलिफ्टिंग वनरेबल्स एंड बैकवर्ड कम्युनिटी, कि क्या जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो वनरेबल्स और बैकवर्ड कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए हैं, by protecting required social resources for them, lead to their exclusion in establishing business in urban economies। तो क्वेश्चन देखो, दोबारा पर समझो, मैंने बोला था ना, हमेशा मैं बोलता आ रहा हूँ, देखो सोशल जस्टिस एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है जब तक समझ में नहीं आए। तो दोबारा पढ़ लेते हैं कि डू गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर अपलिफ्टिंग वनरेबल्स एंड बैकवर्ड कम्युनिटी बाय प्रोटेक्टिंग रिक्वायर्ड सोशल रिसोर्सेज फॉर देम। ठीक है, ये तो एक स्टेटमेंट आ गया कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो क्या करती हैं, वनरेबल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, लेकिन लीडिंग टू देयर एक्सक्लूजन, मगर वो क्या कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं, लीड, ये जो वनरेबल स्कीम्स हैं बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लिए, वो क्या कर रही हैं, लीड्स टू देयर एक्सक्लूजन, वो एक्सक्लूड कर रही हैं, ये वनरेबल स्कीम्स एक्सक्लूड कर रही हैं इन स्टेबलाइजिंग बिजनेस इन अर्बन इकोनॉमीज। कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो लोगों को स्कीम्स मिल रही हैं अलग अलग, ठीक है, उसकी वजह से ये जो लोग हैं वो खुद का अर्बन इकोनॉमी में अपना बिजनेस जो सेटअप है वो नहीं कर रहे हैं, वो एक्सक्लूड होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको इनसे बोलता है ना कि अगर मैं घर पे बैठा हूँ, ठीक है, मेरे को मंथली 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये मिलते रहें, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है इतने नहीं मिलते, तो 50,000 1 लाख मिलते रहें, तो ऐसे सिचुएशन में क्या मैं काम करना पसंद करूँगा कि बाहर जाके खुद का कुछ बिजनेस शुरू करूँगा। चलो 50 नहीं, आप मान लो कि मेरे को 10,000 रुपये या 15,000 रुपये मिल रहे हैं एक नॉर्मल गरीब इंसान को, वो गरीब इंसान मैं ही हूँ समझ लो। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या मैं नॉर्मल अपना काम मजदूरी करके सरकार के 15,000 भी रख लूँ, प्लस वो नॉर्मल जो काम हो रहा है उसको भी रख लूँ, तो मैं तो अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ। ठीक है, एक मजदूर, ठीक है, तो एक मजदूर तो आराम बेहतर लाइफ जी रहा है, तो क्या वो बिजनेस सेटअप करने के लिए कुछ अपना प्रयत्न करेगा? ठीक है, तो वो क्वेश्चन यही कह रहा है, वो नहीं करेगा। तो कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो एक्सक्लूड कर रही हैं बिजनेस इन द अर्बन इकोनॉमीज। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो कितना ट्रिकी है, कितना डिफिकल्ट है समझने के लिए, एक बार में समझ में नहीं आएगा, ऐसे बाकी क्वेश्चन भी दिखेंगे, राइट। तो देखो इसके अंदर क्या पार्ट्स बने वो देखो पहले, कि डू गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर द अपलिफ्टिंग ऑफ द वनरेबल्स एंड बैकवर्ड कम्युनिटी। सबसे पहला तुम्हारा वनरेबल स्कीम्स वो बताओ, ठीक है, जो कि हमारा क्या कर रहे हैं, सोशली एक्सक्लूड कर रहे हैं बिजनेस को, यानी कि गवर्नमेंट क्या क्या फ़ायदे दे रही है, वनरेबल्स की सारी स्कीम्स लिख दो, पहली चीज़ ये। ठीक है, पहली सारी स्कीम्स लिखनी है आपको। ठीक है, तो पहले तो वो सारी स्कीम लिख रही हैं जो उनको रोक रही हैं। ठीक है, मगर क्वेश्चन क्या बोला है, डू बोला है, डू क्या पूछ रहा है वो आपसे, क्या, तो आपको इसका दूसरा व्यू भी देना है कि नहीं नहीं, हाउ एवर, कि वो वनरेबल्स की जो स्कीम्स हैं वो उनको बिजनेस और अर्बन कंपनीज में स्टैब्लिश होने से तो रोक रही हैं, मगर कुछ ऐसी भी स्कीम्स हैं जो उनको प्रमोट कर रही हैं। पूछा ना, डू यू एग्री वगैरह जहाँ पर भी आता है तो हमको क्या करना पड़ता है, उसके दोनों व्यू लिखने पड़ते हैं। चाहे यहाँ पर सेम अगर डू नहीं लिखा होता तो लास्ट में दे दिया होता हमारा एग्जामिन। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर भी हम क्या करते हैं कि दोनों व्यू देते। ठीक है, अगर एग्जाम भी नहीं दिया होता तो दूसरा लिखा था क्रिटिकली एक्सप्लेन। ठीक है, तो उसमें भी हम इसका दूसरा व्यू देते कि नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ ऐसी स्कीम्स भी हैं जो उनको बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहन भी दे रही हैं, जैसे वुमेन के लिए स्वावलंबनी स्कीम।
ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देती है, ऐसी काफ़ी स्कीम्स हैं। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, राइट। तो चलिए फिर क्वेश्चन समझ में आ गया। तो क्वेश्चन देखो ऐसा क्वेश्चन आया, तो देखो अगर अगर क्वेश्चन तो ऐसा आ रखा है, तो अगर मैं क्वेश्चन में ये बात करूं कि इसके मेन स्टैटिक का पार्ट क्या है, स्टैटिक का क्या पार्ट है कि हाँ हमको वो स्कीम, पहले वो स्कीम्स लिखनी है जो वनरेबल से रिलेटेड हो, ठीक है। दूसरा वो स्कीम लिखनी है, ठीक है, जो कि हमारा किसको प्रमोट कर रही हो, जो हमारा हमारा बिजनेस को प्रमोट कर रही हो, वो वाली स्कीम्स। तो क्वेश्चन तो पूरा पूरे स्कीम्स के ऊपर है, राइट। और हमारा स्कीम सिलेबस में भी दिया हुआ था, समझ में आया। तो अगर आपने नॉर्मल स्कीम्स पढ़ के चले जाते और क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप कर सकते थे, हाँ जी आप बहुत इजीली कर सकते थे, इसमें कुछ कुछ बात ही नहीं है। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखो हाँ, एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर बात करी है एक्सक्लूजन की, ठीक है। इसलिए हमने सोशल एक्सक्लूजन की क्या दे दी है, डेफिनेशन दे दी है कि सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है। इट रिफर्स टू व्हेन पीपल आर प्रिवेंटेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग society's economy, political, culturally or social life resulted in limited या less access of education, health, housing and employment, राइट। तो इसको कहते हैं हम सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन वो होता है जहाँ पर किसी कारण, उनके पार्टिसिपेशन होने के ना कारण की वजह से उनको एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग और एम्प्लॉयमेंट बेहतर तरीके से नहीं मिल पाता है, उसको कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन। बाकी हम अपना यहाँ पर देखेंगे, ये रहा। चलिए, तो मैंने बोला था आपको कि दो स्कीम्स लिखनी है, एक वनरेबल और बैकवर्ड क्लासेस की स्कीम, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो क्या कर रही हैं, बिजनेस को स्टैब्लिश करने में रोक रही हैं, प्रिवेंट कर रही हैं, ठीक है। ठीक है, तो पहली हम ये रही वो स्कीम्स, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब प्रेफरेंस, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब प्रेफरेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है और कहीं ना कहीं रोकती है क्या, बिजनेस को बढ़ावा देने से। कुछ गिव फाइनेंशियल हाउसिंग स्कीम, जैसे कि मैं पीएम आवास योजना की फ्री में घर दे दिया। मनरेगा स्कीम जो कि अब जी राम जी स्कीम करके फेमस हो रही है, नाम चेंज कर दिया है। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है और फाइनेंस भी दे रही है। गवर्नमेंट जॉब एक लोगों का प्रेफरेंस है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जो बिजनेस वाला ओरिएंटेड दिमाग है वो काम नहीं कर रहा, ठीक है। और क्या कर रही है, एग्रीकल्चर के अंदर हमारा फार्मर को सब्सिडीज दे रही है एमएसपी के ऊपर, राइट। सब्सिडीज वर्सेस मार्केट कंपटीशन, यानी कि पीडीएस सिस्टम चल रहा है, प्रोवाइड एसेंशियल कम्युनिटी एट सब्सिडी, ठीक है। सब्सिडी पर क्या दे रही है, एसेंशियल दे एसेंशियल कमोडिटी पर क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है। कुछ सोशल वेलफेयर स्कीम्स में, जैसे नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जो कहीं ना कहीं इसको रोक रही हैं बिजनेस को करने से। कुछ माइक्रो फाइनेंस स्कीम्स भी है, जैसे पीएम मुद्रा योजना, जो क्या करती है, लोन बाय स्मॉल बिजनेस विदाउट कोलेट्रल, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस का यही काम है कि एक स्मॉल बिजनेस के लिए लोन दे देना, मगर ज़्यादातर लोग इसके लिए क्या हैं, हाउएवर मैनी वनरेबल्स आर नॉट फाइनेंशियली लिटरेट टू गेट दीज लोन्स। जो बहुत ज़्यादा वनरेबल्स ऐसे हैं जो इतने लिटरेट ही नहीं हैं, इतने पढ़े लिखे ही नहीं हैं कि वो इन लोन्स को ले सकें, ये भी है। दूसरी कुछ चीज़ ये है कि लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं बिकॉज ऑफ स्मार्ट सिटी के लिए अर्बन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। काफ़ी उनका माइग्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में वो कहाँ भी अपना बिजनेस सेटअप करेंगे, ठीक है। और क्या, हमारा इनफॉर्मल सेक्टर एक्सक्लूजन जीएसटी, अंडर जीएसटी, यानी कि हमारा जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी है, ठीक है। तो जीएसटी के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, कि अवेयरनेस ही नहीं है अभी तक, ठीक है। जब अवेयरनेस ही नहीं है जीएसटी से रिलेटेड, तो क्या कर रहे हैं, वो जो बेनिफिट है बिजनेस का, कहीं ना कहीं वो उनको मिल ही नहीं रहा है। वो उनको जो स्कीम्स है, कहीं ना कहीं ये बिजनेस की तरफ जाने के लिए रोक रही हैं, राइट। तो ये सारे सारे वो पॉइंट्स है जो कहीं ना कहीं रोकती हैं इस्टेब्लिशिंग बिजनेस टू अ एनी पर्सन, राइट। तो इतनी सारी स्कीम्स बताई हैं मैंने, तो इनमें से जितनी आपको 5-6 याद करनी है आप वो याद कर लो, ठीक है। अब इतनी सारी याद कैसे होंगी, तो उसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया था। वो निमोनिक क्या था, निमोनिक भी नहीं, कहानी बनाई थी। जैसे कि एक है राम,
एक है श्याम। राम और श्याम दोनों क्या हैं, भाई हैं, ठीक है, और उनके हैं माता पिता, ठीक है। नॉर्मल ट्रेडिशनल सोसाइटी देखो कि जो राम है वो गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, स्टोरी है, ठीक है, स्टोरी से याद कर रहा हूँ इसे, गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट रिजर्वेशन, गवर्नमेंट प्रेफरेंस रिजर्वेशन। दूसरा है, जो दूसरा भाई है, बड़ा भाई है वो, ठीक है, उसको भाई उसने सारी की सारी मेहनत अपने छोटे भाई को पढ़ाने में, ताकि उसकी अच्छी जॉब लग जाए, उसमें लगा दी, तो खुद नहीं पढ़ पाया, तो उसने क्यों क्या कर रहा है, अपनी खेती कर रहा है, ठीक है। और सरकार से क्या लेता है, सब्सिडी लेता है, और चीज़ें होती हैं, चलती हैं उसकी। तो यहाँ पर दूसरा क्या था, हमारा सब्सिडी वाला पार्ट आ गया। थर्ड क्या है, जो मदर और फादर हैं, ऑब्वियसली बात है, थोड़ी गरीब फैमिली है, झोपड़ी में रहते हैं, तो जो माँ बाप हैं वो क्या करते हैं, जब भी मनरेगा वाला चीज़ें आती हैं तो वहाँ पर जी राम जी में जाके क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, 100 डेज वेजेस ले लेते हैं, ठीक है। या फिर क्या करते हैं, कभी कभी कोशिश करते हैं कि हाँ छोटा सा क्या बोलते हैं, सामान लें, और छोटा सा पैसे किसी से लें, और क्या करें, छोटा सा कुछ ना कुछ खोल लें, सब्जी का ठेला लगा लें या कुछ भी कर लें, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस वहाँ से आ गया। तो देखो ये ऐसी स्टोरी है कि मैंने अपनी सहूलियत के लिए बनाई है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि फिर आप उसको पढ़ोगे तो आपको कम से कम ये तो पता चली जाएगा कि राम था, श्याम था, एक ने जॉब करी थी, एक ने फार्मर था, दोनों माँ बाप क्या मनरेगा में काम करते थे, कभी कभी ठेला भी चला लेते थे, ठीक है। अब जो इनको घर मिला हुआ था, बहुत ज़्यादा गरीब थे, तो इनको हाउसिंग स्कीम का फ़ायदा मिला था, आवास योजना, ठीक है। और ये क्या थे, हमारा SC ST से बिलोंग करते थे, तो वेलफेयर स्कीम्स वो होती थी, ठीक है, क्योंकि ये प्रिजुडाइज बहुत ज़्यादा फेस करते थे। और क्या होता कि मगर अब ये यहाँ पर झोपड़ी में आ क्यों गए, क्योंकि इनको कहीं से डिस्प्लेस कर दिया गया था, क्योंकि स्मार्ट सिटी मिशन हो रहा था, ठीक है। तो मैंने इसको एज ए स्टोरी करके याद कर लिया था, क्योंकि ऐसे रटना तो इससे बेहतर ऐसे स्टोरी में याद करना है, क्योंकि हमको नॉर्मल ये तो याद हो जाता है कि हमारा इतनी सारी स्कीम्स है, PM आवास योजना, मनरेगा, MSP, PDS, ठीक है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, मुद्रा योजना, ठीक, ये तो स्मार्ट सिटी मिशन, ये तो नॉर्मल है, जो हम डेली उसमें पढ़ते रहते हैं, GS1 GS2 GS3 सब में ही पढ़ते रहते हैं, तो ये तो याद हो जाएंगे, बट मेन पॉइंट जो है वो याद करना मुश्किल हो जाता है, तो वो उसके लिए मैंने ये बना दिया, राइट। तो फिर चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। सोशल इसकी डेफिनेशन मैंने बता दी थी कि क्यों आया था सोशल एक्सक्लूजन, ठीक है, वो भी है। अब लेकिन लेकिन कुछ ऐसी भी स्कीम्स हैं जो प्रमोट करती हैं बिजनेस को, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। वो कौन कौन सी स्कीम्स हैं, तो यहाँ पर तो सरकार क्या कर रही है, यहाँ तो सब कुछ सरकार दे रही है खुद से कि आओ करो, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पर सरकार स्किल दे रही है और बोल रही है कि अपना जॉब ले लो, ठीक है। जैसे कि एक हमारा नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जो कि हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप और अमंग द वुमेन एंड शेड्यूल कास्ट। स्वावलंबनी स्कीम, जो कि हमारा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है। एक स्कीम जो कि नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के फाइनेंस और उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। एक हमारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना, जो इम्प्रूव करता है एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल। स्किल इंडिया मिशन है, मुद्रा योजना है, और क्या हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, कि कौशल देता है अलग अलग फील्ड में, ताकि वो क्या कर सके, अपना कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट कर सके, अपना कुछ ना कुछ बिजनेस कर सके, राइट। तो यहाँ पर तो हमने दूसरा वाला भी पार्ट कर लिया, राइट। चलिए, तो ये एक क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। तो जब ये मैंने ये सारी चीज़ें करवा दी हैं, अब इसी को जाके आप कहाँ उस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे वहीं पर, ठीक है। सेम वही है जो मैंने यहाँ करवाया, सेम डायग्राम वहाँ पर भी बनाऊंगा, ठीक है, सेम यही डायग्राम वहाँ पर भी बनाऊंगा, ठीक है। बस आपको क्या करनी है, रीडिंग लगानी है, और आपको इस क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन वो कैसे यूज़ करनी है वो मैंने आपको बताई दिया। अगर क्वेश्चन कभी भी आया हमारा वनरेबल स्कीम से, जो कि उसको फ़ायदा दे रहा है, तो वो उसमें भी काम कर जाएगा, ठीक है, वो उसमें भी काम कर जाएगा जो क्वेश्चन खुद में है, ठीक है। और ऐसी स्कीम जो कि हमारी एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए हेल्प करती हैं, वो वही है। एम्प्लॉयमेंट क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ वो स्कीम्स बताओ, जो कि घुमा के पूछेगा, ऐसे तो नहीं पूछेगा कि वो स्कीम्स बताओ, ऐसे तो नहीं पूछेगा, ठीक है। मगर घुमा के जैसे ये वाला क्वेश्चन पूछा था, इसमें भी पूछ सकता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कौन कौन सी स्कीम्स है, तो ये सारी हैं, ठीक है। तो अलग अलग क्वेश्चन में ये यूज़ हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लेना। समझ में आ रहा होगा कि हम एक इन्फॉर्मेशन को कैसे मल्टीपल क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेलफेयर स्कीम इज़ नॉट इफेक्टिव बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है, कि ये जो इतनी सारी स्कीम्स देख रहे हो आप, ठीक है, वैसे ये दूसरा क्वेश्चन है। वैसे तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है, ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन आ गया, ये पहले क्वेश्चन में ऐसा पूछा था, ये सेकंड क्वेश्चन का है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर हम इस पे आएंगे कि इसके अंदर क्या करना है हमें। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परफॉर्मेंस ऑफ वेलफेयर स्कीम्स,
ठीक है, जो ऊपर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने पढ़ी थी, उनको ही मान लो कि उनका जो परफॉर्मेंस है वेलफेयर स्कीम्स का, दैट आर इम्प्लीमेंटेड फॉर वनरेबल सेक्शंस इज नॉट सो इफेक्टिव ड्यू टू एब्सेंस ऑफ देयर अवेयरनेस एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एट ऑल स्टेजेस ऑफ पॉलिसी प्रोसेस डिस्कस। दोबारा पढ़ लेते हैं कि जो परफॉर्मेंस ऑफ द वेलफेयर स्कीम्स है आर नॉट इम्प्लीमेंटेड फॉर वनरेबल सेक्शन, इट इज़ नॉट इफेक्टिव ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही हो रहा है कि ये जो वेलफेयर स्कीम्स की जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हो रही है वनरेबल सेक्शंस के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों को। पहले तो ये है कि क्वेश्चन यही आ जाएगा कि अवेयरनेस क्यों नहीं है, एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एट ऑल स्टेज ऑफ पॉलिसी प्रोसेस एंड डिस्कस। ठीक है, और दूसरा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है हर स्टेज पर। ठीक है, तो वो लिखेंगे। तो क्वेश्चन समझ में आया कि पहले तो अवेयरनेस नहीं है, क्यों नहीं है, पहले वो लिख देंगे कि अवेयरनेस नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो पहले यही क्वेश्चन बन गया। दूसरा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो उसका कैसे कैसे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो लिख देंगे, तो हमारे दोनों के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो इंट्रो में क्या लिख सकते हैं हम? इंट्रो में क्या लिख सकते हैं हम? आर्टिकल 41 of DPSP puts certain obligation on state to provide social welfare schemes for vulnerable section of the society. These require not only the effective formation and execution but also the active awareness and individual through the। तो देखो कितनी आसानी से हमने एक आर्टिकल को किससे ज्वाइन कर दिया, एक वेलफेयर स्कीम से ज्वाइन कर दिया कि आर्टिकल 41 जो कि डीपीएसपी का है वो बताता है, वो कुछ कर्तव्य बताता है स्टेट के कि वो वनरेबल सेक्शन के केवल इफेक्टिव फॉर्मुलेशन या फिर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही जिम्मेदार नहीं है, वो किसके लिए जिम्मेदार है, वो एक्टिव अवेयरनेस के लिए भी जिम्मेदार है। ठीक है, तो इतना बेहतर बेहतर तरीके से हमने क्या कर दिया, इंट्रो यूज़ कर लिया। राइट, अब क्या है हमारा पहला पार्ट देखो, इन इफिशियंसी ऑफ वेलफेयर स्कीम ड्यू टू लो अवेयरनेस एंड इनेट इन्वॉल्वमेंट, इनएक्टिव इन्वॉल्वमेंट नॉट इनेट, इनएक्टिव इन्वॉल्वमेंट क्यों है वो पढ़ लें। चलिए आ जाते हैं, ये रहा हमारा कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेलफेयर स्कीम्स इज नॉट इफेक्टिव बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। तो हम इसमें क्या लिखने वाले हैं कि अवेयरनेस क्यों नहीं है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो हम यही इसको एड्रेस करेंगे। राइट, चलिए, तो क्यों नहीं है? क्योंकि लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस, क्योंकि लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं प्रोसेस में, इसलिए अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि लोगों को अपने राइट्स, अपने अधिकारों का अवेयरनेस नहीं है, इसलिए लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे कि अभी आपके पास राइट नहीं है तो आप क्या गिवरेंस रिडर्सल का मतलब ही नहीं पता होगा कि क्या होता है, कि मेरे को मेरे अधिकारों का मतलब ही नहीं पता कि हाँ मैं शिकायत याचिका भी डाल सकता हूँ। ठीक है, मेरे को मेरे रिसोर्सेज के बारे में अब मेरे को अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। ठीक है, कि जो फॉर एग्जांपल जैसे अटल पेंशन योजना है, ठीक है, सरकार तो लॉन्च कर देती है योजना, ठीक है, बट लोगों को अवेयर ही नहीं होती है अपने रिसोर्सेज की कि वो कैसे उस रिसोर्सेज को पेंशन ले सकते हैं। ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस क्या है हमारा, क्योंकि बीच में मिडल मैन आ जाता है। ठीक है, बीच में मिडल मैन आ जाता है तो वो सारे काम बीच को मिडल मैन से होकर करवाते हैं कि ये मेन इंसान है, ये मेन इंसान है, यहाँ मिडल मैन आ गया और ये हमारा गवर्नमेंट आ गया। ठीक है, तो वो ऐसे नहीं जाते, वो बीच से होते हुए जाते हैं। ठीक है, तो इनको डायरेक्ट अवेयरनेस होती ही नहीं है कि क्या चल रहा है खुद से। दूसरा, अवेयरनेस इसलिए भी नहीं है क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से डिजिटल डिवाइड है, क्योंकि लोगों को चलाना तो आता नहीं है मोबाइल, स्मार्टफोन रूरल एरिया में है ही नहीं। ठीक है, अवेयरनेस नहीं है हमारे हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड, स्कीम्स लाइक हेल्थ इंश्योरेंस और स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो लोगों के अंदर है नहीं, तो उसको बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं। राइट, और जब अवेयरनेस ही नहीं है तो सरकार के पास जो वीक डिमांड है, वीक डिमांड साइड प्रेशर, यानी कि पैसे बेनिफिशियरी रिड्यूस प्रेशर ऑन द ऑफिशियल्स, यानी कि जब लोग इतने हैं ही नहीं क्योंकि उनको अवेयर नहीं है, तो जो ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है काम करने का। ठीक है, उनके पास प्रेशर ही नहीं है काम करने का। तो क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ठीक, क्वेश्चन समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन समझना थोड़ा डिफिकल्ट है कि क्वेश्चन अवेयरनेस कैसे कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है। तो देखो कि देखो इसके अंदर जो मैंने समझाया है, ठीक है, इसके अंदर जो मैंने समझाया है
कि देखो जैसे इसके अंदर एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे स्वच्छ भारत अभियान तो सरकार ने लॉन्च कर दी, यहाँ पर हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि अवेयरनेस नहीं है कि जैसे स्वच्छ भारत अभियान तो लॉन्च कर दिया मगर क्या नहीं किया, लोगों ने टॉयलेट भी बना दिए, सब कुछ हो गया, बट उनको अभी भी अवेयरनेस नहीं है हाइजीन को लेकर, ठीक है, वो अभी भी बाहर जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि आदत बनी हुई है, ठीक है। इतना मैंने देखा है कि सरकार ने बाहर अपने मतलब टॉयलेट तो बनवा दिया है बाहर, तुम्हारे घर के पास टॉयलेट तो बनवा दिया, मगर वहाँ पर लोग जाना पसंद नहीं करते, अभी भी ये सिचुएशन है, राइट। तो उनको अपनी हाइजीन से रिलेटेड भी अवेयरनेस नहीं है, तो जिसकी वजह से जो इसकी वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको वो बेहतर तरीके से क्या नहीं इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और स्कीम्स का बेहतर तरीके से क्या नहीं हो पाता, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, राइट। तो हम इसको कहाँ कर सकते हैं, हम यहाँ पर हेल्थ, हाइजीन, ठीक है, इन सब में एक अलग से पॉइंट बना के लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या जाता है हमारा सेकंड पार्ट, क्या है सेकंड पार्ट है हमारा कि लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट फेज ऑफ पॉलिसी मेकिंग, कि अलग अलग पॉलिसी मेकिंग के फेज़ में लैक ऑफ पार्टिसिपेशन है। जैसे कि हमारा क्यों लैक ऑफ पार्टिसिपेशन है, क्योंकि जब ड्राफ्ट कर रहे होते हैं किसी पॉलिसी को, वहाँ पर बात है कि क्योंकि जो पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंटरेक्शन है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं लैक होता है। देयर इज अ लैक ऑफ पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेक्शन, देयर इज अ वेरी लिमिटेड कंसल्टेशन विद द पब्लिक और नो कंसल्टेशन विद द पब्लिक। जैसे कि मिड डे मील है, ठीक है, मिड डे मील के अंदर उनसे कुछ पूछा थोड़ी जाता है कि हाँ कि क्या खाना है, कैसा है, कि क्या चार्ट बनेगा, कुछ नहीं किया जाता, उनको तो पानी की दाल दे दी जाती है। और क्या है, और क्या, जैसे हमारा ब्यूरोक्रेटिक डिले है, ठीक है, नॉलेज गैप है, ठीक है, प्रिफर्ड एरिया के अंदर जो बेहतर नॉलेज चाहिए होती है वो है ही नहीं, तो ड्राफ्टिंग में तो यही है, ठीक। और क्या हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में भी क्या है, जैसे कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज है, ठीक है, उनको जो भी पॉलिसी है वो ग्रास रूट लेवल तक इम्पैक्ट ही नहीं कर रही है, ठीक है, पुअर इम्प्लीमेंटेशन है, बीच में मिडिल मैन है, बीच में लीकेज भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा है हमारा, जैसे एग्जांपल आता है हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट एमएसपी फेल्ड टू सपोर्ट मार्जिनल फार्मर्स, ओनली 12% गेट बेनिफिट फ्रॉम 33 मिलियन ऑफ द फार्मर्स, यानी कि एमएसपी के केवल 12% फार्मर्स ही बेनिफिट ले पाते हैं अवेयरनेस ना होने की वजह से, और जो कि केवल 33 मिलियन है, मतलब 33 मिलियन में से केवल 12% ही बेनिफिट ले पाते हैं। तीसरा है हमारा फीडबैक, फीडबैक यानी कि ग्रीवेंस रिडर्सल ही नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है, ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म कुछ है ही नहीं है, ठीक है। ग्रीवेंस रिडर्सल है तो उसका कुछ फीडबैक मैकेनिज्म, फॉर एग्जांपल आपने पॉलिसी बनाई, ठीक है, आपको कोई फीडबैक देने के लिए कुछ वो है ही नहीं कि आप कैसे फीडबैक देंगे, ठीक है। पुअर मैकेनिज्म ऑफ ग्रीवेंस रिडर्सल, शिकायत के लिए निवारण के लिए कुछ ठोस कदम उठाए नहीं गए, प्रॉब्लम ऑफ पीपल अवेयरनेस, वीक मॉनिटरिंग, तो ये सारे कहीं ना कहीं पॉलिसीज के अंदर क्या है, प्रॉब्लम्स है। तो एक्टिव पार्टिस, तो क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन ये इस तरीके से भी पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन अगर मान ले इस तरीके से पूछ लिया कि स्कीम्स का बेहतर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ पॉलिसी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम क्या लिखेंगे, ठीक है, कि अगर ये मैंने आपको बताया ना पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, अगर आपको डू यू एग्री करके पूछा हो, डू यू एग्री, ठीक है, तो आप नेगेटिव वाले के अंदर क्या ले सकते हैं, पॉलिसी से रिलेटेड, कि पॉलिसी के अंदर बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रही है, ठीक है, पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, ठीक है, या उसका आउटपुट क्यों नहीं निकल पा रहा है पॉलिसी का, तो आप ये वाले पॉइंट सेम वही चीज लिख सकते हो, सेम वही पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पर, पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी क्यों है, ठीक है, कि ड्राफ्टिंग में क्या दिक्कतें हैं, इंप्लीमेंटेशन में क्या दिक्कत है, और फीडबैक में क्या दिक्कत है, ठीक है, कि इंडियन पॉलिसी ग्रास रूट लेवल तक नहीं जा पा रही है, क्वेश्चन ये पूछ लिया आपसे, ठीक है, कि क्वेश्चन पूछ लिया पॉलिसी नॉट इम्पैक्टिंग एट ग्रास रूट लेवल, पूछ लिया आपसे, ठीक है, तो भी इसके अंदर यही पॉइंट्स आएंगे, समझ में आया, तो लिख लेना इनको, यानी कि जो भी पार्ट जो कि पॉलिसी से नेगेटिव में आए वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अब ये वाला, ठीक, तो इस वाली नॉलेज को कैसे यूज़ करना है एग्जाम में आपको पता चल गया,
कि इस क्वेश्चन से आपको क्या, वो तो क्वेश्चन ठीक है, इस वाले क्वेश्चन से आपको क्या नॉलेज मिली वो पता चल गया। और दूसरा, आप इस वाले क्वेश्चन में ये वाले क्वेश्चन को कहाँ यूज़ कर सकते हो, इसको यूज़ कहाँ कर सकते हो? अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि जो पॉलिसी है वो बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है, ठीक है, ठीक, ये तो होगी कि पॉलिसी डू नॉट इम्पैक्टिंग एट ग्रास रूट लेवल। यहां पर लिख दे कि पॉलिसी, ठीक है, कि पॉलिसी क्यों बेहतर तरीके से इम्पैक्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है अपने राइट्स की, लोगों को नहीं पता कि वो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है। या फिर ये लिख सकते हैं कि हमारी जो स्कीम्स हैं कि बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स, कि जो हमारा ऐसी स्कीम्स हैं उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है या फिर उसका जो बेनिफिट है, ठीक है, वो नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है राइट्स का, रिसोर्सेज का, मिडिल मैन है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये सब। तो आप मल्टीपल उसमें इनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप थोड़ा दिमाग को चलाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक क्वेश्चन कहाँ कहाँ यूज़ हो किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि था तो अवेयरनेस रिलेटेड, ठीक है, बट हम इसको अलग अलग उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कैसे हम लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाएं कि वो क्या हो जाए कि बेहतर जो हमारा पॉलिसी का जो आउटपुट है, जो लोगों को अवेयरनेस है वो ज़्यादा हो जाए। क्वेश्चन ऐसे उल्टा करके पूछ सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को पूछने के अलग अलग तरीके हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर यही था कि अवेयरनेस क्यों नहीं है वो लिख दो, ठीक है, और पॉलिसी जो है एक्टिव, लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन है क्यों है वो लिख दो, ठीक है, खत्म। अब कौन कौन से मीजर्स हैं जो आपको अपनाने चाहिए, क्योंकि देखो अब ये वाला मैंने आंसर में तो नहीं लिखा, बट हाँ आप इसको कंक्लूजन में ज़रूर फिट कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का कंक्लूजन यही हो सकता है कि मीजर्स क्या ले सकते हैं कि हम बॉटम अप प्लानिंग करें, गुड गवर्नेंस के ऊपर दे, कैपेसिटी बिल्डिंग करें, रिड्यूस रेटिपिज्म एंड ब्यूरोक्रेटिक कल्चर और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें, ठीक है। और मेन क्या है, अवेयरनेस जनरेट करें थ्रू एनजीओ और सिविल सोसाइटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अवेयरनेस की बात हो रही है तो अवेयरनेस को जनरेट करें थ्रू एनजीओ और सिविल सोसाइटी की हेल्प से अवेयरनेस को जनरेट करें। तो ये एज ए हमारा वे फॉरवर्ड के थ्रू कंक्लूजन हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, ठीक। लेकिन 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 कुछ स्कीम्स ऐसे भी हैं जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छ भारत अभियान, डीबीटी, जनानी सुरक्षा योजना, परफॉर्म एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है, कि लोगों का क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन भी है। तो इसका हमने कि लोगों को पहले अवेयरनेस नहीं है, तो यहाँ पर अवेयरनेस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बेहतर, मतलब क्योंकि लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन है लोगों का, बट इसका हाउ एवर लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यानी कि इसका क्रिटिकल व्यू है, ठीक है, इसका क्रिटिकल व्यू है। और क्या है हमारा, इसको एग्जामिन था वो भी दे दिया इसका, ठीक है। अगर क्वेश्चन में से डू यू एग्री करके पूछा होगा तो वो भी इसका दे दिया। तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे चीज़ों को हमारा यूज़ हो रहा है अलग अलग जगह, समझ में आया? तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो पहले इसका थोड़ा देख लेते हैं कि कैसा था ये क्वेश्चन में, देखा कि इन inefficiency of welfare schemes due to the lack due to low awareness and inactive involvement। क्यों है इनएक्टिव इन्वॉल्व? क्योंकि पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ग्रीवेंस रिडर्सल की दिक्कत है। देखो इस वाले पार्ट के अंदर नहीं है, इस वाले पार्ट के अंदर मैंने थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। तो देखो मैंने इसके अंदर अलग अलग थोड़े पॉइंट्स भी डाले हैं कि हाँ राइट्स नहीं पता है आपको तो ये हो रहा है, रिसोर्सेज के बारे में नहीं पता है, मिडिल मैन के बारे में नहीं पता है, तो थोड़ा अवेयरनेस, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर इसमें मैंने थोड़ा ऐसे चीज़ से नहीं किया, ठीक है, तो वो ध्यान रख लेना। जैसे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, गवर्नमेंट फंड अलोकेट टू द वेलफेयर स्कीम्स ऑफन रिमेन्स अंडर यूटिलाइज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशियरीज नॉट गेट बेनिफिट। तो मैंने लिखा था अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे हमारा नेशनल सोशल, ये NSAP, मैंने इसको किससे जोड़ दिया था, हमारा अटल पेंशन योजना से जोड़ दिया था, इसमें कोई दूसरी योजना है, दूसरी पेंशन योजना है। दूसरा हमारा डिपेंडेंसी ऑन द मिडिल मैन, ठीक है, मिडिल मैन की डिपेंडेंसी को कैसे कर रहे हैं हम कि डिपेंडेंट ऑन इंटरमीडिएरीज फॉर देयर एक्सेस ऑफ स्कीम। जैसे हमारा बीच में मिडिल मैन के ऊपर डिपेंडेंसी हो रही है। लिमिटेड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, जैसे हमारा स्वच्छ भारत अभियान मैंने ऑलरेडी समझा दिया। हेल्थ एंड एजुकेशन मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और अनएड्रेस स्पेशल नीड्स, जैसे वनरेबल ग्रुप्स लाइक डिसेबल्ड, वनरेबल एंड चिल्ड्रन से रिलेटेड जो भी हैं हमारा, उनसे उनको क्या नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। अब क्या है हमारा लास्ट है
कि लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द डिफरेंट फेज ऑफ पॉलिसी मेकिंग। कैसे लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन है, तो मैंने आपको फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज भी बता दिया, और लास्ट में एक डायग्राम के थ्रू मैंने ये भी बता दिया कि सम मेजर्स टू बी फर्दर इफेक्ट दैम फॉर द सिस्टम ऑफ फॉलो, कि कुछ ऐसे भी चीज़ हैं कि भाई मेजर्स बेसिकली वे फॉरवर्ड था कि क्या कर सकते हैं। जैसे हमारे बॉटम अप प्लानिंग कर सकते हैं, अवेयरनेस जनरेशन कर सकते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर सकते हैं, गुड गवर्नेंस कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, रिड्यूस रेटिपिज्म एंड ब्यूरोक्रेटिक कल्चर को हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और क्या हमारा, लेकिन हाँ एवर सम स्कीम्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छ भारत अभियान, ये सब क्या है, परफॉर्म अच्छा काम कर रही हैं और क्या कर रही हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन भी कर रही हैं। कंक्लूजन क्या है, हाँ, कि कैसे पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, नीड टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी, फीडबैक, ग्रीवेंस रिड्यूसल, सिंप्लीफाई पॉलिसी मेकिंग, गुड गवर्नेंस विच एंश्योर लार्ज वनरेबल अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन। समझ में आ गया। तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछा है, आपको आंसर क्या देना है, कितनी जल्दी सोचना है। तो अगर देखो एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, तो मैं आपने क्या करो, पढ़ते वक्त नहीं नीचे अंडरलाइन करते जाओ, ठीक है। मेन चीज़ कि पूछ क्या रहा है, जैसे परफॉर्मेंस ऑफ वेलफेयर स्कीम्स आर इंप्लीमेंट फॉर द वनरेबल सेक्शन इज नॉट इफेक्टिव ड्यू टू फॉर द एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस, तो ये पहला पार्ट दिख रहा है मेरे को, एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। दूसरा, एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द ऑल स्टेजेस, दूसरा पार्ट दिखा है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल स्टेजेस ऑफ पॉलिसी। तो मैं इन दोनों पे हेडिंग कर दूंगा, फिर इनको क्या कर दूंगा, डिस्कस करने पर एक क्रिटिकल व्यू भी दे दूंगा, ठीक है, और उसका मेजर्स भी दे दूंगा कि वे फॉरवर्ड तो हम ऑब्वियसली बातें लिखते ही हैं, ठीक है, चाहे थोड़ा सा ही लिखें। थर्ड क्वेश्चन पे जाए। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बिसाइड द वेलफेयर स्कीम्स इंडिया नीड डेप्थ मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट टू सर्व द पुअर एंड द अनप्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी डिस्कस। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि वेलफेयर स्कीम्स के अलावा भारत को समाज के गरीब और पिछड़े तबके की सेवा के लिए महंगाई और बेरोजगारी के अच्छे मैनेजमेंट, एक बेहतर मैनेजमेंट की क्या है, ज़रूरत है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो पहला तो लिखेंगे कि वेलफेयर स्कीम्स कौन कौन सी है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन बोल दिया कि वेलफेयर स्कीम्स के अलावा, तो पहले तो ये बता देंगे ना वेलफेयर स्कीम्स क्या है और वो क्या क्या दे रही है, तो पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट कि ऑब्वियस बात है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो ये है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेहतर इन्फ्लेशन का मैनेजमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का मैनेजमेंट अच्छे से कर लो, आपका काम बेहतर हो जाएगा, ठीक है। और जो गरीब और पिछड़ा तबका है उसको उसको बेहतर सेवा मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमको एज ए क्या देना, एज ए शॉर्ट में क्या दे देना, आपको डायग्रामेटिकली शो करके दे देना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा नहीं गया, ठीक है। और इस वाले पार्ट में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट वाले पार्ट में क्या कर देना, आपको बेहतर से अच्छे से एक्सप्लेन कर देना कि मैनेजमेंट ऑफ द इन्फ्लेशन कैसे करेंगे और मैनेजमेंट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट कैसे करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा कि गरीब और पिछड़े तबके के लिए क्या हो जाएगा, बेहतर योगदान हो जाएगा, बेहतर बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। तो पहला पार्ट क्या है हमारा, वेलफेयर स्कीम्स का है, दूसरा इन्फ्लेशन का है, तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट का है, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन क्या है, पहले तो इसका इंट्रो पढ़ लेते हैं। इसका इंट्रो है हमारा, वाइल वेलफेयर स्कीम्स एड्रेस इमीडिएट नीड, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्रूशियल है फॉर द सस्टेन्ड पोवर्टी एलिवेशन इंडिया। सिंपल सा है कि जो वेलफेयर स्कीम तो इमीडिएट इफेक्ट के लिए है, मगर अगर हम बेहतर इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट का मैनेजमेंट कर लें तो वो क्या करेगा, वो काफ़ी लंबे समय इसके लिए एक सस्टेन्ड पोवर्टी एलिवेशन में कारगर सामने आएगा, एक बेहतर, एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। समझ में आया? तो हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे इन्फ्लेशन का, ठीक है, और कैसे मैनेजमेंट करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, तो वो लिख देंगे। तो पहले तो मैंने आपको पूरा पूरा ये बताया है, ठीक है। फिर मैनेजिंग द इन्फ्लेशन वो वाला पार्ट बताया, ठीक है। और मैनेजिंग ऑफ द इन्फ्लेशन, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले हम इन्फ्लेशन की कुछ प्रॉब्लम्स लिखेंगे, ठीक है, कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, जब बढ़ेगा तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, और उन्हीं प्रॉब्लम्स को क्या करना है, हमें मैनेज करना है। तो पॉइंट्स भी तो वही आएंगे ना कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जनरेट होंगी, ठीक है। अब हम इन प्रॉब्लम्स को मैनेज कर लें तो क्या हो जाएगा, हमारा इन्फ्लेशन मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इसको अलग तरीके से भी पढ़ सकते हो, व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड विद द इन्फ्लेशन, की इन्फ्लेशन ज़्यादा आया तो क्या क्या इश्यूज क्रिएट होंगे, ठीक है, ठीक है। और ये जैसे कि हमारा कोई भी नेगेटिव पार्ट आया इन्फ्लेशन का, जैसे नेगेटिव ऑफ इन्फ्लेशन आया तो आप ये सारे पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। तो एक दूसरी तरीके से हमने इस क्वेश्चन से क्या लिया, एक सीख ली कि अगर क्वेश्चन में इन्फ्लेशन के अगेंस्ट कोई अगर क्वेश्चन आया अगले साल या कभी भी क्वेश्चन आया तो आप उसमें ये सारे सारे पॉइंट भेड़ सकते हो, ठीक है। और क्या हमारा मैनेजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे मैनेज कर सकते हो, तो
तो ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो पूछा है कि हमको अनएम्प्लॉयमेंट को मैनेज करना क्यों ज़रूरी है, जैसे ये पूछा था कि हमको इन्फ्लेशन को मैनेज करना क्यों ज़रूरी है, मैनेजमेंट ऑफ द इन्फ्लेशन इज नेसेसरी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम अनएम्प्लॉयमेंट को मैनेज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जब होगा तो लोगों क्या होगा कि पॉवर्टी कम हो जाएगी, ठीक है, इंक्रीज स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्राइम रेट कम हो जाएगा, ठीक है। और लोगों का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, रिडक्शन द इंडिफरेंस विद द अदर पीपल, ठीक है, सोशल डिग्निटी और मेंटल वेलबींग होगा, ओवरबर्डिंग ऑफ द रिसोर्सेज नहीं होगा, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपना। वेलफेयर स्कीम्स बेनिफिट द अनप्रिविलेज क्लास, कैसे बेनिफिट, जो स्कीम्स है अनप्रिविलेज क्लास को क्या करेगा, बेनिफिट करेगा। पहला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, जिससे मित्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया। फाइनेंस इंक्लूजन के पीएम जनधन योजना और आधार डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सोशल सिक्योरिटी नेट के लिए अटल पेंशन योजना और पीएम मानधन योजना। तो सोशल सिक्योरिटी यानी कि एक रेगुलर इनकम मिल जाए जो कि हमारा एल्डरली पर्सन है। और क्या हमारा फूड सिक्योरिटी के लिए हमारा मिड डे मील और अटल कल्याण योजना। वनरेबल सेक्शन के लिए पीएम मातृ वंदना योजना, आयुष्मान भारत और जननी सुरक्षा योजना। एम्पावरमेंट के लिए एनआरएलएम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। और क्या हमारा स्किल ट्रेनिंग के लिए पीएम कौशल विकास और हमारा अर्न वाइल यू लर्न। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारा स्वच्छ भारत अभियान और उज्ज्वला योजना। तो इतना तो आपको पता चल गया होगा कि वो सारी स्कीम्स हैं जो कि क्या कर रही हैं, हमारी अनप्रिविलेज क्लास के लिए बेनिफिटेड है, बेनिफिट करेंगी, ठीक है। रोल ऑफ वेलफेयर स्कीम्स इन पुअर एंड अनप्रिविलेज सेक्शन। तो ये क्योंकि स्कीम्स वाला पार्ट है तो आपको याद करना ज़रूरी है। वही मैनेजिंग इन्फ्लेशन, कैसे मैनेज करेंगे, तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो वो मैं बता देता हूँ कि कैसे। तो सबसे पहले मैनेज कब करना, तो मैंने बताया था ना कि इन्फ्लेशन को इसमें लिखना है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, और जब जो भी चीज़ें होंगी हम उनको ही मैनेज करना। जैसे कि हमारा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। जो पहले 5 रुपये का मिल रहा था वो 10 रुपये का मिल रहा था, मिलेगा। तो ऐसे क्या हो गया, हम जो हमारी खरीदने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या होगा, जो डिमांड है चीज़ों की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी, जो लोन होगी, जो लोन का जो इंटरेस्ट होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर क्या होगा हमारा, ऐसे सिचुएशन के अंदर जब परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो जो फूड न्यूट्रिशनल क्या होगा, हमारा इफेक्ट होगा। इन्फ्लेशन से फूड में क्या चेंज आएगा कि फूड के न्यूट्रिशन में इफेक्ट होगा, ठीक है। लोग अपने बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं दे पाएंगे, अच्छा खाना नहीं, अच्छे फ्रूट्स नहीं खरीद पाएंगे, अच्छे नट्स नहीं खरीद पाएंगे, बादाम ये वगैरह नहीं खरीद पाएंगे, नॉर्मल सी बात है। हाउसिंग जो है, हमारा हाउसिंग जो होगी अफेक्टेड होगी, ठीक है, क्योंकि जो घर हैं वो काफ़ी महंगे मिल रहे हैं ऐसे सिचुएशन के अंदर। तो वो नहीं, रेंटेड जो हो वो बाहर किराया बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन तो सब कुछ बढ़ाएगा। फ्यूल, अब देखो इन्फ्लेशन बढ़ गया, फ्यूल बढ़ गया, फ्यूल बढ़ गया तो उससे क्या होगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको मैनेज करना है हमारा क्या, ये सारी चीज़ें को मैनेज करना है, ठीक है। हमको क्या करना है, ठीक है, समझ में आया कैसे हमने लिखा है। हमको करना है, हमें परचेजिंग पावर को क्या करनी है, इरोड होने से क्या करना है, बचाना है। हमको रिड्यूस वाइडनिंग द गैप बिटवीन रिच एंड प्योर, रिच और पुअर के लोगों के बीच में जो गैप है उसको कम करना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है। अनप्रिविलेज सेक्शन को क्या करना है, हमारा हेल्प करना है, ठीक है। और क्या हमारा प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सोशल इंस्टेबिलिटी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करना है। ट्रांसपोर्ट अफोर्डेबिलिटी करनी है, लो इंटरेस्ट ऑफ बर्डन करना है, ताकि लो इंटरेस्ट हो उसका जो बर्डन है वो कम हो उनका। अफोर्डेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल हाउस, बेटर न्यूट्रिशन एंड फूड टू ईट, ठीक है। तो ये सारे सारे हम इससे पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। ये वाले ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया था कि कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट को मैनेज करेंगे। एम्प्लॉयमेंट यानी कि एम्प्लॉयमेंट होगा तो क्या होगा, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट लिख रहे हैं, इम्पैक्ट्स क्या बेसिकली। तो एम्प्लॉयमेंट होगा तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, पॉवर्टी कम हो जाएगी, ठीक है। सोशल इनक्वालिटी जो होगी वो कम हो जाएगी, जिससे क्या होता है, हमारा क्राइम रेट कम हो जाएगा, ठीक है। पॉवर्टी कम हो जाएगी तो लोगों के बीच में जो एक हीन भावना है, इंडिफरेंस है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, ठीक है। ये प्रमोट करेगा सोशल डिग्निटी और मेंटल वेलबींग को, ठीक है। अब किसी भी विलेज के अंदर होगा तो विलेज के अंदर में लोग रह रहे हैं तो लोग वहाँ से माइग्रेशन करना बंद कर देंगे। ओवर बर्डन और रिसोर्सेज नहीं होगा, जब किसी भी मान लो कोई बिहार से दिल्ली चले गए, दिल्ली के अंदर ओवर बर्डन ऑफ रिसोर्सेज हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, जो कि एक इशू भी क्रिएट करती है दिल्ली गवर्नमेंट और बिहार के बीच में। तो ये भी है नेसेसरी फॉर द आरबीआई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड इफेक्टिव पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट,
ठीक है। तो ये क्या है, हमारा कंक्लूजन आ गया। हमको कंक्लूजन में क्या करना है, कंक्लूजन बोल रहा है कि हमको आरबीआई को क्या करना चाहिए, एक टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इफेक्टिव पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट लाना चाहिए, जिसके अंदर हमारा जैसे वेजेस, डीबीटी, डेट बेनिफिट ट्रांसफ़र, और क्या हमारा वेलफेयर पेमेंट शुड बी इंडेक्स विद द इन्फ्लेशन, कि इन सबको क्या करें, इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्स करें। ठीक है। और क्या करें, हैंस इंडिया नीड्स फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी टू टैकल द प्रॉब्लम। तो जो इस इन्फ्लेशन से रिलेटेड या अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उसको टैकल करने के लिए हमारी सरकार को क्या यूज़ करनी चाहिए, हमारी इन्फ्लेशन फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए और ज़रूरी भी है। ठीक है। चलिए, समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। तो मैंने ऑलरेडी आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब जाते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, पोवर्टी एंड हंगर। तो ये एक नया टॉपिक है जो क्या है, किससे रिलेटेड, हमारा पोवर्टी और हंगर से रिलेटेड है। ये क्या बोलता है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा पोवर्टी से रिलेटेड है। ठीक है। पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। ठीक है, कि सरकार की कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो पोवर्टी एलिवेशन मतलब कर रही हैं, वगैरह वगैरह जो भी हैं। दूसरी क्या है कि नीड अ ग्रेटर पॉलिटिकल कमिटमेंट। ठीक है। ये देखो क्वेश्चन क्या है, एक तो नॉर्मल क्वेश्चन आ गया कि हमारा ये है पार्ट कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। अगर क्वेश्चन आया पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम से रिलेटेड तो आपका ये लग जाएगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन आया कि हमको बेहतर पॉलिटिकल कमिटमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, वो कैसे की ज़रूरत है, वो ऐसे है। ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन क्या, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ रखा है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, तब मुझे लगता है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए कि पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया रिमेन्स mere show piece until and unless they are backed by political will. Discuss with reference to performance of majority poverty alleviation program in India. तो देख लो कि डायरेक्ट क्वेश्चन बोल रहा है, डिस्कस करो कि कौन से मेजॉरिटी पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं। पहले तो वही डायरेक्ट ही पूछ रहा है। दूसरा क्या पूछ रहा है कि तो पहला पार्ट क्या बोल रहा है कि जो पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, ठीक है, वो तब तक एक तरीके से दिखावा ही रहेगा जब तक वो पॉलिटिकल विल जो है वो पोवर्टी एलिवेशन को ख़त्म ना कर दे, मतलब जो पोवर्टी है उसको ख़त्म ना कर दे। कि भारत में गरीबी हटाने का जो प्रोग्राम है तब तक सिर्फ दिखावा ही रहेगा जब तक उन्हें राजनीतिक इच्छा शक्ति का साथ न मिले। ठीक है। तो यानी कि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति भी ज़रूरी है पोवर्टी एलिवेशन पोवर्टी को हटाने में। ठीक है। राजनीतिक इच्छा शक्ति भी ज़रूरी है पोवर्टी को हटाने में। केवल और केवल सिर्फ हम क्या बोलते हैं, आप प्रोग्राम लॉन्च कर दो उससे नहीं होगा, राजनीतिक इच्छा भी ज़रूरी है। ठीक है। क्यों ज़रूरी है राजनीतिक इच्छा, वो हम इसमें देख लेते हैं। क्योंकि ये तो पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है। ठीक है। और राजनीतिक इच्छा क्यों जरूरी है, क्योंकि जब राजनीतिक इच्छा होगी तो ही तो बेहतर गुड गवर्नेंस होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, रिस्पॉन्सिवनेस होगी। ठीक है। तो फोकस करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर। ठीक है। जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ग्राम। ठीक है। मतलब ये ऐसे डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे। फिर क्या होता है हमारा कोलैबोरेशन सिविल सोसाइटी, एनजीओ एंड एसएचजी, एनजीओ सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्या करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे और पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ाएंगे। सोशल जस्टिस को प्रमोट करेंगे, जिससे पॉवर्टी रिड्यूस होगी और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़। ठीक है। चाहे वो बहुत सारी पॉलिसी लिस्ट इसलिए दे रखा है कि कोई भी पॉलिसी का नाम लिख दो आप यहाँ पर। ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है, बजट एलोकेशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर्स। ठीक है। एक्ट ऑन करप्शन, जैसे मॉनिटरिंग सोशल ऑडिट, रेगुलर सोशल ऑडिट, सिटीजन चार्टर लगाओ। ठीक है। तो ये क्या है, हमारा पॉलिटिकल कमिटमेंट्स है। ठीक है। अगर हम जो जो हमारा जो नेता है उनका जो पॉलिटिकल कमिटमेंट इन सब चीज़ों के ऊपर हुआ कि हाँ भाई आप मॉनिटरिंग भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, करप्शन भी हटा रहे हो, गुड गवर्नेंस के ऊपर बात कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में होगा कि जो आपका एलिवेशन प्रोग्राम है, ठीक है, वो और बेहतर तरीके से काम करेगा। ठीक है। जो पॉवर्टी हटाने की जो इच्छा है वो बेहतर काम करेगी। अब देखो पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, जैसे मनरेगा हुआ, जी राम जी स्कीम जो अभी इसका नाम बदल दिया है, जो मनरेगा की एम्प्लॉयमेंट देती है, डिले द वेजेस पेमेंट, इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। पेमेंट डिले है, रिमूव द रिजर्वेशन ऑफ द वुमेन, 100 डे को 125 डे कर दिया गया है। तो हम जो भी स्कीम्स है ना उसे कहीं ना कहीं क्या लिखेंगे, नेगेटिव चीज़ें लिखेंगे। ठीक है। ताकि क्यों नेगेटिव चीज़ें क्यों लिखेंगे, तभी तो क्योंकि
ये क्या है, ये सब कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार होना, धीरे काम करना, ब्यूरोक्रेटिक डिले होना, रेटिपिज्म होना, ये सब क्या है। अगर नेताओं लोग इस चीज़ को सही कर दें इन सब चीज़ों से, तो क्या पॉवर्टी हट नहीं सकती? ज़रूर हट सकती है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन ये चीज़ कह रहा था। तो जैसे पीएम आवास योजना के अंदर क्या था हमारा, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिले है, करप्शन एंड अर्बन चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, फूड रिलेटेड स्कीम्स जैसे 9.01 करोड़ अंडर अंत्योदय योजना है। पीएम जनधन योजना के हमारे जैसे ये वाला पीएम आवास योजना के अंदर में कैग 1.2 करोड़ ही कंप्लीट, कैग रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1.2 करोड़ ही कंप्लीट हुआ है, मतलब आवास मिला है। टारगेट है 2.6 करोड़ का जो अभी तक नहीं मिला है। पीएम जनधन योजना, डिजिटल लिटरेसी, क्रिएट डिजिटल डिवाइड, नो अवेयरनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में। मुद्रा योजना के अंदर है कि जो हमारे बैंक है वो ईजिली लोन तो देते नहीं है। ठीक है, टू टू प्रोमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बैंक डू नॉट रेडी टू प्रोवाइड ईजी फाइनेंस। सक्सेस क्या है, इसकी सक्सेस ये है कि वुमेन लार्जेस्ट बेनिफिशियरी है। तो देखो इतने सारे तो प्रोग्राम्स तो हैं, बट इनके सब अंदर में क्या है, हमारे लूप होल्स हैं। स्कीम तो सारी अच्छी हैं, ठीक है, बट लूप होल यही है कि गुड गवर्नेंस नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, रेगुलर ऑडिट नहीं है, रिसोर्स एलोकेशन नहीं है, सोशल जस्टिस नहीं है, कोलैबोरेशन नहीं है, फोकस ऑन डिसेंट्रलाइजेशन है, मतलब फोकस ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलती है, जिससे कहीं ना कहीं जो हमारा पॉवर्टी एलिवेशन है वो एक तरह से क्या होता चला जा रहा है, वो पॉलिटिकल विल के ऊपर डिपेंडेंट होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी तब तक ये पॉवर्टी एलिवेशन होगा नहीं। ठीक है, यानी कि गरीबी उन्मूलन नहीं होगा। समझिए, जो गरीबी उन्मूलन की समस्या है वो खत्म नहीं होगी। तो पॉलिटिकल विल एक्ट एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ ड्राइविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड टू रिड्यूस पॉवर्टी। तो जो पॉलिटिकल विल है वो एक तरह से ड्राइविंग फोर्स है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड स्कीम्स हैं सबको क्या करेगा, पूरा करेगा और रिड्यूस करेगा पॉवर्टी को, एंड क्रिएट अ मीनिंगफुल इम्पैक्ट ऑन द पब्लिक लाइफ। और क्या करेगा, मीनिंगफुल इम्पैक्ट लाएगा किन के, पब्लिक लाइफ के ऊपर। समझ में आ गया? ठीक, चलिए, पॉवर्टी हमसे रिलेटेड हो गया और उस पॉवर्टी को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, हमारे पब्लिक कमिटमेंट से। तो क्वेश्चन अगर पॉलिटिकल विल या फिर ये क्वेश्चन आ गया कि सरकार की क्या मंशा होनी चाहिए किसी भी स्कीम्स को बेहतर बनाने के लिए तो आप ये सारी सारी चीज़ें ला सकते हो, ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। हमने इस क्वेश्चन से ये सीखा कि अगर गवर्नमेंट के लिखने हो कि गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए ताकि ये वाली स्कीम बेहतर हो जाए, ये बेहतर हो जाए, ये चीज़ बेहतर हो जाए, क्या करना चाहिए, तो यही करना चाहिए, बेहतर गवर्नेंस करना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, कोलैबोरेशन करना चाहिए, सोशल जस्टिस को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, करप्शन को हटाना चाहिए, रिसोर्स एलोकेशन करना चाहिए, तो यही तो करना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी करके पूछ सकता है, इसे थोड़ा अलग तरीके से पूछ लें। तभी तो बोलते हैं कि जो सोशल जस्टिस के क्वेश्चन है वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि आंसर तो बहुत कॉमन होता है बट उसको समझना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन कितना वैसे कि पॉलिटिकल विल के ऊपर डिपेंडेंट है, तो अब बताओ पॉलिटिकल विल क्या होती है। ठीक है, अब इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल विल वही है जो गवर्नमेंट को, वो मेजर्स हैं गवर्नमेंट के जो किसी भी क्या, किसी भी स्कीम्स को बेहतर इम्प्लीमेंट बनाने में ज़रूरी है, वही क्या है, हमारा पॉलिटिकल विल है। राइट, चलिए, अब एक क्वेश्चन और आ जाता है हमारा जो कि किससे रिलेटेड है, पब्लिक हेल्थ। ठीक है, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड क्या है जी, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, अगर क्वेश्चन पब्लिक हेल्थ से आ जाए तो आप इसमें ये लिख कर क्या करके आएंगे कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया के अंदर कैसा है। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे और टर्शियरी लेवल पे क्या क्या है। जैसे प्राइमरी लेवल पे सब सेंटर्स हैं, और क्या हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, CHS है, और क्या हमारा मेडिकल कॉलेजेस हैं, एम्स है, और हमारे क्या हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, टर्शरी लेवल पे ये सारी चीज़ें हैं। CHCs मतलब, CSCs मतलब होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। राइट, ये होता है हमारे नॉन प्रॉफिट हेल्थ सेंटर्स। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कैसा है इंडिया के अंदर, ये सब है। ठीक है, दूसरा क्या हमारा कि कुछ की स्कीम्स है जो कि हमारी पब्लिक हेल्थ के सिस्टम को प्रमोट करती है, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत के अंदर जैसे PMJ, जैसे 5 लाख इंश्योरेंस करवाना। ठीक है, जो कि अभी तक लगभग 55 करोड़ लोगों को करवा चुका है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम्स जैसे TB, HIV और मलेरिया या सिकल सेल एनीमिया, इन सब की चीज़ें भी हैं। और जैसे क्या क्या, अब क्वेश्चन पूछ लिए कि उसके अचीवमेंट्स क्या है, उसके सिग्निफिकेंस क्या है, चाहे उसके पब्लिक हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव पार्ट पूछ ले, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या लिखोगे आप, ये सारे लिख दोगे और इसके अंदर आप ये पॉइंट भी मेंशन कर दोगे। ठीक है, ये सारी स्कीम्स चल रही हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। जैसे कि पहला क्या हमारा कि अचीवमेंट्स क्या है, जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो कि है पहले से कम हुई है, जैसे इट रीच बिलो 100 पर 1 लाख लाइव बर्थ इन 2025। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी डिक्लाइन हुआ है, जो कि हमारा 25 पर 1000 लाइव बर्थ हो गया है।
जो कि केरला में सिंगल डिजिट पे पहुंच गया, जो कि 5 है 2024 के अंदर, जो 2024-2025 के बीच में। डिजीज़ कंट्रोल कर रहे हैं जैसे मलेरिया, टोकोमा एलिमिनेशन और सिकल सेल एनीमिया। व्हाट इज टोकोमा एलिमिनेशन? टोकोमा एलिमिनेशन बेसिकली एक तरह से आई इन्फेक्शन होता है, ठीक है, वो खत्म हो जाए, जैसे पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स बाय WHO, ठीक है। इसको क्या WHO द्वारा क्या पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम कहा गया, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इंडिया ने एलिमिनेट कर दिया है। मलेरिया के अंदर 69% जो केसेस हैं वो कम हुए, रिडक्शन हुए, 68% रिडक्शन इन द डेथ, और 68% जो मलेरिया से होने वाली जो डेथ है वो कहीं ना कहीं कम हुई हैं। सिकल सेल इनिशिएटिव जैसे नेशनल सिकल सेल एनीमिक एलिमिनेशन मिशन है, ठीक है, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये कुछ अचीवमेंट्स, इतने सारे पॉइंट्स आप इनमें से सारे लिख सकते हो, ठीक है। मगर कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या हैं? जैसे कि मैं भी जब भी आप बताऊं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन हो, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी हो जो एज अ ग्रुप की तरह, फॉर एग्जांपल अलग अलग सेक्टर, जैसे हेल्थ सेक्टर हो गया, या फिर जैसे मेडिकल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर तो मेडिकल में आ जाता है, कोई भी एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया वगैरह वगैरह। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर किसकी चीज़ की प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है, या फिर जुडिशरी हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, जैसे जुडिशरी कोई भी हो गया, और क्या हो गया, कोई भी हमारे स्टेटूटरी बॉडी हो गई जिसका कुछ काम नहीं हो रहा, नेशनल NHRC हो गया। तो ये सारी सारी बॉडीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो गए, तो ऐसी सिचुएशन में अगर उनके लिमिटेशन की बात करेंगे तो आप किस चीज़ में बात सोचोगे, ठीक है, ठीक है, सोचोगे कि गवर्नमेंट पर्टिकुलर चीज़ में क्या नहीं दे पा रही है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, किसी भी इंस्टीट्यूशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। काम डिले हो सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी नहीं हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है तो ऑब्वियसली बात है क्वालिटी कहाँ मिल जाएगी। तो क्वालिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिले है, और क्या हो सकता है, हमारा वर्कलोड है, ठीक है, और हाई कहीं ना कहीं भीड़ है, क्राउड एरिया, क्राउडी है। तो ये सारे तो ऐसी चीज़ हैं जो, चाहे जुडिशरी में भी लगा दो, जुडिशरी में क्राउड है कि किसका पेंडिंग केसेस का, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ यूनिवर्सल है, काम आ ही जाएंगे। तो कुछ ना कुछ पॉइंट याद कर ही लो इन सब चीज़ों के, ठीक है। तो देखो इसमें भी सेम यही है, जैसे इंस्टीट्यूशन है तो फंडिंग इशू है, ठीक है, जैसे हमारा फंडिंग इशू है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक हेल्थ। अब इस चीज़ को याद करने के लिए मैंने क्या लिखा, FISH फिश। एफ से हमारा फंडिंग जो कि हमारा नहीं है, जो कि बहुत लो है। इंडियन स्पेंडिंग जो कि हेल्थ के ऊपर लगभग 2.1% ही करता है, बट WHO रिकमेंड करता है कि 5% होना चाहिए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या होना चाहिए, वेट एक मिनट कुछ गलत हुआ है, ठीक है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या होना चाहिए, जैसे कि हमारा शॉर्ट फॉल ऑफ PSC यानी कि पब्लिक हेल्थ सेंटर, या फिर CHS जो थोड़ी देर पहले बताया था, हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, ठीक है। ये कितने हैं हमारे, केवल 22% है, 30% है रूरल एरिया के अंदर, ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्स क्राइसिस यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की बहुत कमी है। क्वालिटीज़ इश्यूज़ भी काफ़ी देखने को मिलती है, जैसे जैसे अभी किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, ओवर क्राउडिंग है, एब्सेंट डॉक्टर एब्सेंट हो रखे होते हैं, आउटडेटेड इक्विपमेंट्स है, इक्विपमेंट्स ख़राब है या बहुत पुराने हैं। स्टाफ शॉर्टेज है, जैसे शॉर्टेज स्टाफ का भी है और इक्विपमेंट्स का भी है, जैसे हमारा डॉक्टर्स, नर्स और स्पेशलिस्ट, ठीक है। और क्या हमारा, जैसे हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि पेशेंट नीड टू बाय हाई प्राइस मेडिसिन फ्रॉम देयर ओन, जैसे बहुत जो महंगी दवाइयाँ हैं वो उनको मना कर देते हैं कि भाई नहीं है, बाहर से ले लो, ठीक है। और क्या, ये इतने सारे तो पॉइंट हैं, FISS से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। और क्या है, जैसे QAARLS गर्ल्स, ये जैसे भी याद करो इसको, कि क्वालिटी इशू है, अर्बन बायस है, यानी कि जो डॉक्टर हैं वो क्या चाहते हैं, वो उनकी चाहते हैं वो अर्बन पोस्टिंग हो, ठीक है। क्वालिटी यानी कि ओवर क्राउडिंग है, तो अभी बात कर ली हमने लैक ऑफ पब्लिक सेंट्रिक सर्विस, की जो पब्लिक सेंट्रिक सर्विस नहीं है डॉक्टर के थ्रू, ठीक है। और क्या हमारा अर्बन बायस है, वांटेड अर्बन पोस्टिंग चाहते हैं। और क्या हमारा अकाउंटेबिलिटी वीक, यानी कि वीक अकाउंटेबिलिटी है, जैसे हमारा घोस्ट स्टाफ है, ठीक है, और एब्सेंटिज्म है, राइट। और क्या हमारा लोकल इनक्वलिटीज़, यानी कि लार्ज इंटर स्टेट इनक्वलिटी और रूरल अर्बन इनक्वलिटीज़, यानी कि कहीं कोई शहर में रहना चाहता है, गांव में नहीं रहना चाहता, बिहार वर्सेस केरला, लार्ज गैप देखने को मिलता है। सोशल डिटर्मिनेंट इग्नोर्ड, जैसे हमारा इतनी सारी स्कीम्स होने के बावजूद भी जो वुमेन 50% क्या है हमारी, एनिमिक है, ठीक। तो ये सारी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, तो ये है लिमिटेशंस, बट इनका कोई सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए। तो हाउ, तो कोई ये भी है कि हाउ टू मूव टूवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के थ्रू कैसे जाएंगे, ठीक है। कि क्वेश्चन पूछा, ये लिमिटेशंस तो हैं, बट इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कि अब इसका मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट यही है कि इसका यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कैसे करेंगे। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज तभी होगा ना जब हमारा बजट बढ़ेगा, जब हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करेंगे, इसको इम्प्रूव करेंगे। और कैसे करेंगे, ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज तभी होगा ना जब हम
लोगों को जो ड्रग है फ्री में देंगे, ठीक है, जन औषधि केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा खुलवाएंगे, और क्या करेंगे, हम बेटर क्वालिटी देंगे और पेशेंट सेंट्रिक सर्विस देंगे, ठीक है। ये जो घोस्ट और एब्सेंटिज्म हो रहा है बार बार, इसके लिए रेगुलर ऑडिट करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, फोकस ऑन द इक्विटी, टारगेट वुमेन चिल्ड्रंस एक्सेट्रा, मतलब हम ज़्यादातर किसको, वुमेन और टारगेट चिल्ड्रंस को एड्रेस करेंगे, ताकि जो हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो, कम हो, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, हमारा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होगा, राइट। तो समझ में आया कि क्या है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, ठीक है, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड। तो इसका कुछ एक और पार्ट है, दो तीन पार्ट और हैं कि मेजर्स क्या हो सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, या दो तीन और पार्ट हैं, तो हम सारा का सारा पब्लिक हेल्थ सर्विस से रिलेटेड कर लेंगे, और इसको हम करेंगे। अब काफ़ी टाइम हो चुका है, तो मुझे लगता है इसको लेक्चर को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। आई होप आपको लेक्चर जो है समझ में आया होगा, या फिर समझ में आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में लिख कर मेरे को ज़रूर बताना कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है। ये स्टाइल ऑफ जो टीचिंग है कि कितना आपको बेनिफिट कर रहा है, नहीं कर रहा है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर में, और उसमें सोशल जस्टिस के बाकी के क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। तो फिर थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।